चलिए टॉपिक लिखे बेटा, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लिखिए जी इसके बारे में। डेटाबेस इज अ कंटेनर, डेटाबेस इज अ कंटेनर in which database is a container in which we are storing the data, in which we are storing the data to maintain its integrity, to maintain its integrity. Next point, the database is having three levels. The database is having three levels. First, user level / external level. Second, logical level / conceptual level. Third, physical level / internal level. अब लिखिए जी इसके बारे में। इन यूजर लेवल we authenticate the data. In user level we authenticate the data that is coming from the application interface, coming from the application interface, full stop. अब थोड़ा समझ लो पहले इसको। देखो डाटाबेस एग्जैक्टली क्या है। डाटाबेस एक कंटेनर है जहां हम कोई डाटा परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। बट अगर मैं डाटाबेस को एक्चुअली डिफाइन करूं कि डाटाबेस में आप डाटा स्टोर कैसे करेंगे या आएगा कहां से, तो डाटा आएगा बाय द एक्सटर्नल लेवल। पर क्या हर यूजर को राइट है मेरे डाटाबेस में एंट्री करने का? द आंसर इज नो। इसलिए आपको क्या लिखा है कि जो ऑथेंटिकेट करेगा कि कौन सा यूजर ही एंटर कर सकता है, वो सारा इस लेवल पे मेंटेन किया जाएगा। डन हो गया। अब मैंने एक टर्म लिखवाई है एप्लीकेशन इंटरफेस। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? और यूजर को इंटरफेस एक जैसा ही दिखता है हर जगह पे? द आंसर इज नो। अपने मोबाइल की बात कर लो, जीमेल की बात कर लो, या कोई फॉर्म भरते उसकी बात कर लो, मोबाइल पे अलग दिखेगा एंड डेस्कटॉप पे अलग दिखेगा। कई बार कोई फील्ड होती है हमें, वो एग्जैक्टली किसी और तरीके से दिख रही होती हैं। तो वो इंटरफेस जैसा मर्जी हो सकता है, बट आप यूजर ऑथेंटिकेट करोगे नहीं करोगे, वो सारा कौन मैनेज करेगा? यूजर लेवल पे मैनेज किया जाएगा। फिर मैंने आपको एक टर्म लिखवाई है, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। तो व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी ऑफ डेटा? क्या होता है जी? क्या होता है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा? ना, डेटा की करेक्टनेस मेंटेन करनी। क्या मेंटेन करनी है? करेक्टनेस। लिख लो ये वर्ड। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप डाटा की करेक्टनेस मेंटेन करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डाटाबेस की जरूरत ही क्यों है? आप तो फाइल को भी यूज कर सकते हो। क्या फाइल में डेटा मैनेज नहीं हो सकता? होता है ना। कैसे होता है? किस तरह का डेटा मैनेज करना चाहते हो? पहला क्वेश्चन ही यही आता। किस तरह डेटा आप मैनेज करना चाहते हो बताओ? जलेबी नहीं चाहिए मुझे, सीधा आंसर चाहिए। किस तरह का डेटा आप मेंटेन करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और टेबल्स में आप किस तरह का डेटा मेंटेन करते हैं बेटा? रोज एंड कॉलम के अंदर। और किसका? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेटा। जब आप स्टूडेंट का डेटा आप एक्सेल के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड टेबल्स कर सकते हैं, व्हाई वी नीड डेटाबेस? क्यों चाहिए? क्या होती है डेटा रिडेंडेंसी?
ये टर्म तो बोल देते हैं, दैट इज रिडंडेंसी, पर ये होता क्या है? एनीवन? वो तो एक्सेल में मेंटेन हो जाएगा, मुश्किल है कोई एक्सेल में मेंटेन करना। डाटा रिपीट नहीं होगा तो ये गारंटी है डाटा रिपीट नहीं करेंगे आप। और डाटा रिपीट कैसे नहीं होगा? कोई एग्जांपल ले ले एक्सेल में, क्या आप एक्सेल में डाटा रिपीटिशन नहीं रोक सकते? तो फिर वाई वी नीड डेटाबेस? अगर एक्सेल में ये काम कर सकते हो, डाटाबेस की जरूरत क्यों है? ये ध्यान रखना कि डाटाबेस का अपने एक डिसएडवांटेज भी है। डाटाबेस अगर आप चाहते हैं अपने सिस्टम में, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, आपका हार्डवेयर अलग से यूज होता है, आपका एग्जैक्टली हार्ड डिस्क में स्पेस अलग से लेगा। आपको अगर 4 रिकॉर्ड्स भी स्टोर करने पड़ेंगे तो एक्सेल से ज्यादा स्पेस लेगा ये, और आप टेक्निकल यूजर होने चाहिए इसको चलाने के लिए। एक्सेल वाली एक्सपर्टीज नहीं चलेगी इसके लिए और ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। देन व्हाई नीड डेटाबेस? जब मेरा फाइल मेरे लिए डुप्लीकेसी हटा देगा, मेंटेन कर सकता, देन व्हाई वी नीड डेटाबेस? एमसीक्यू क्वेश्चन है ये कि डाटाबेस क्यों चाहिए? नहीं हटती, ये कह रहे हैं हट जाती है। रिमूव डुप्लीकेट्स की एक ऑप्शन होती है डाटा मेन्यू के अंदर, क्यों नहीं हटते? मैं बता रहा हूं, डाटा मेन्यू के अंदर रिमूव डुप्लीकेट करके एक ऑप्शन है बेटा, आप हटा सकते हो, हट जाएगा। और कुछ? क्या एक्सेल में रो और कॉलम नहीं बनती? बनती है। वाई वी नीड डेटाबेस देन? ऐसा क्या डाटाबेस में जो फाइल मुझे प्रोवाइड नहीं करता? एनीवन? नहीं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपको एक्सेल शीट दे दी सारों को सेम, क्या मांग रहा हूं आपसे? मैं आपसे मांग रहा हूं रोल नंबर, नेम और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। ठीक हो गया जी? अब रोल नंबर मान लो 1 2 3 4 ही है, ज्यादा कोई बड़े रोल नंबर्स नहीं है, ये रोल नंबर है, नाम है और डेट ऑफ बर्थ है। तो क्या डालते हुए आपसे गलती हो सकती है? किसी का रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखते हुए गलती हो सकती है आपसे? रोल नंबर गलती से आपने वो 1 लिखना था, गलती से वो 2 पे की दब गई और जल्दबाजी में आपने देखा नहीं, गलती हो सकती है। और बाद में जब आपने देखा कि डुप्लीकेट तो नहीं हो गए रोल नंबर, तब आपने देखा कि डुप्लीकेसी हो रही है, इसका मतलब तब देखोगे ना कि गलती होगी या नहीं होगी। एंट्री करते हुए ये गलती रोक सकते हो? एक्सेल में कोई ऑप्शन है ऐसी कि एंट्री करते हुए मैं गलती रोक दूं? पॉसिबिलिटी है? वो एंट्री ना लें, तुम गलती से एंट्री कर दो ना, वो एरर दे दें कि नहीं वो डुप्लीकेट हो रहा है डेटा। ये तो एंट्री करने के बाद गलती देखना, और तुमने देखी या नहीं देखी वो तो अलग सीन हो गया। पर क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। किसी की डेट ऑफ बर्थ आपने स्टोर की है तो उसका फॉर्मेट एक ही होना चाहिए। क्या फॉर्मेट है डेट ऑफ बर्थ का स्टोर करने का? DD, MM, YY, ये आपके लिए हो सकता है, बट कई बार होता है MM, DD, YY, कईयों के लिए होता है YY, MM, DD, डिपेंड ऑन द फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट सेम रखा है या नहीं रखा हुआ? क्लैरिटी होगी यहां तक? ये एक चीज है कि मुझे क्यों लग रहा है कि एक्सेल आज भी इतना परफेक्ट नहीं चल रहा। दूसरा, मेरे पास ये एक्सेल एक फाइल है बेटा, इस फाइल को समझो, क्या ये फाइल मल्टीपल लोगों में शेयर की जा सकती है और पैरेलली डेटा लिया जा सकता है? कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि मैं देखता रहूं कि आपने एंट्री की है कि नहीं की लाइव? ये नहीं कि तुम बनाओगे शाम को मेल करोगे, वो वाला काम नहीं चाहिए। और ऐसा क्यों चाहता हूं मैं? मेरे पास 5000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करवाना है,
मैं इनको दे दूं, कर देंगे 1-2 घंटे में? सिर्फ ये 3 कॉलम है, नहीं होगा ना। अब वही शीट को मैंने डिवाइड कर दिया 500-500 में, तो अब मुझे 10 बच्चे चाहिए, 10 बच्चों में डिवाइड कर दिया, 2 घंटे में हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं लग रहा? 20 में कर दिया, और बोलो बच्चों की कमी नहीं है, दे दूंगा काम करने के लिए, 20 लोगों को डिवाइड कर दिया, अब कितना डाटा रह गया? 5000 स्टूडेंट बोले थे मैंने, 20 एग्जैक्टली बच्चे उसे कर रहे हैं, कितने हो गए? 250 तो हो जाएगा एंट्री 2 घंटे में, है भी तो 3 कॉलम ही, प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे। और मैं लाइव देख सकूं तुम में से किसने कर दिया, और शीट एक ही होनी चाहिए, वरना तुमने मल्टीपल शीट में किया तो मुझे कंबाइन करने पड़ जाएंगे, बाद में कॉपी पेस्ट करने पड़ जाएंगे, वो नहीं चाहता मैं। हो जाएगा? कर पाओगे? एक्सेल में कोई है ऐसी ऑप्शन? लाइव तो नहीं है, अलग अलग शीट ही डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। गूगल शीट ऐसी ऑप्शन देता, पर वहां भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अगर सेकेंड रो पे ये एंट्री कर रहे होंगे, जब तक ये एंट्री नहीं करेंगे इस बच्चे को नहीं दिखेगी, ये भी सेकेंड में एंट्री कर देगी, तो डाटा ओवरराइट हो सकता है। रोल नंबर इसने पहले लिखा, नाम उसने पहले लिख दिया, तो रोल नंबर किसी का, नाम किसी का, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं किसकी, गलती हो सकती है। ये प्रॉब्लम अभी भी मेरी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए मुझे अभी भी डाटाबेस की जरूरत है। फाइल हैंडलिंग से मेरा काम नहीं हो रहा, जबकि मैं आज के क्लाउड एरा की बात कर रहा हूं, और डाटाबेस 1950s में आया था कंसेप्ट, तो अभी मुझे ये कंसेप्ट चाहिए। आगे बात समझ यहां तक है? ये एक एग्जांपल दिया है। दूसरा, ये एक एक्सेल शीट है, चलो एक्सेल वर्कबुक ले लो या एक्सेल की एक शीट ले लो, तुम्हारी मर्जी है। और अब मैं चाहता हूं कि मैं इस बच्चे के मार्क्स डालूं कि टोटल मार्क्स इसके कितने आए, तो इसकी अलग शीट बनाओगे या सेम शीट में रखोगे? बताओ। ये डाटा एक शीट में है, उसी शीट में ये रखोगे रोल नंबर मार्क्स, या अलग रखोगे? अलग रखेंगे? अलग रखेंगे तो मैंने यहां पे एंट्री की है जी कि मेरे पूरे डिपार्टमेंट के अंदर ये 5 बच्चे ही हैं, तो मैं मार्क्स किसके डालूंगा? 5 बच्चों के। पर मैंने शीट ना उसको दे दी एंट्री करने के लिए। अब ये एंट्री कर रहा था, पर गलती से, देखो यूजर है ना, गलती हो सकती है, गलती से इससे 1 2 बारी दब गया तो ये 11 बन गया, इसने 11 के मार्क्स डाल दिए, होगी गलती। अब ये गलती हो गई तो मुझे बताओ, ये तो एंट्री गलत है। 11 रोल नंबर तो मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता टेबल के अंदर। क्या ऐसा कोई चेक लगा सकते हो 2 शीट्स में कि यहां पे वही एंट्री हो जो यहां पे एंट्री हुई है? ऐसा है चेक? ऐसा कोई चेक नहीं है। डाटाबेस में तो है, पर हम तो फाइल की बात कर रहे हैं कि फाइल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन द 2 टेबल्स। ये रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन नहीं होती। क्लियर हो गया? डाटा की रिलेशनशिप एक मेजर कंसर्न है कि डाटाबेस में आप जो चीजें मेंटेन करते हो। मैं बहुत ज्यादा ही दूर चले गया, मैं आपकी इसी का एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान से देखना। किसी का रोल नंबर 1 और किसी का रोल नंबर, किसी का नाम A, इन दोनों डाटा कोई रिलेशन है आपस में? एक्सेल में इन 2 डेटा का कोई रिलेशन है आपस में, 1 और A का, या नहीं? दिख रहा है सर एक रो पे है, पर आपने कोई रिलेशन? अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं ना तो ये नहीं सॉर्ट होगा, सिर्फ यही सॉर्ट होगा। रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये सॉर्ट हुआ है तो ऑल्टरनेटिवली अगर मैंने इसमें सॉर्टिंग कमांड नहीं लगाई तो ये भी सॉर्ट होना चाहिए, पर ऐसा तो एक्सेल में कभी होता नहीं। अगर मुझे सॉर्ट करना है, मुझे सारा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो वो इसको भी सॉर्ट करेगा, पर इंडिविजुअली सॉर्ट करूं इसको रोल नंबर को तो सॉर्ट नहीं करेगा। मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डेटा। जबकि डाटाबेस कहता है कि जब भी आप कोई डाटा स्टोर करें उसका एक लॉजिकल मतलब होना चाहिए और आप डाटा को स्टोर कर सकें। क्लैरिटी हो गई?
अब देखो यूजर की बहुत सारी चीजों की रिस्ट्रिक्शंस जो मैंने यहां बात की, वो सारा काम मैं डेटाबेस में कर सकता हूं। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस, ये सारा स्ट्रक्चर जो मुझे क्रिएट करना है वो कहां कर सकता हूं? डाटाबेस में क्रिएट कर सकता हूं। फाइल हैंडलिंग मेरे लिए वो काम अभी तक तो नहीं कर सकती। क्या पता बाद में कुछ आ जाए, अभी तक तो नहीं आया कि ऐसा कुछ हो सके। दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये यूजर है बेटा, इस यूजर को मैं ये पूरा टेबल ना दिखाऊं, मैं सिर्फ ये 2 कॉलम दिखाऊं इस टेबल के, एक्सेल के 2 कॉलम दिखाऊं, तीसरा कॉलम ये देख ही ना पाए। हो सकता है कोई ऑप्शन? पहली बात, एक्सेल को एक्सेस करने के लिए मैं मल्टीपल यूजर्स को तो दे नहीं सकता। एट टाइम को एक यूजर होगा। कोई कहेगा सर यूजर नेम पासवर्ड लगा दो, पर वो तो फिर सारों के लिए होगा। अगर मैंने एक यूजर नेम पासवर्ड उस बच्चे को दे दिया और उसने किससे शेयर कर दिया, तो वो तो ये भी देख सकता है, और इसके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा तो ये तो बिल्कुल नहीं देख सकता डेटा, है ना? तो अगर मैं ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूं, ये सारे काम मेरे फाइल सिस्टम में नहीं हो सकते। इन चीजों के कारण मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे मैं ये सारे काम कर सकूं, एंड दैट इज व्हाट मैं से, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। इसलिए डाटाबेस को भी ना 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा है दैट्स कॉल्ड यूजर लेवल और एक्सटर्नल लेवल। दूसरा हिस्सा है लॉजिकल या कंसेप्चुअल। अब इस पे आते हैं, ये समझ आया कि नहीं आया? अब कंसेप्चुअल पे आते हैं, राइट? सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ग्लास। इस ग्लास को मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर है और जो पानी है वो मेरा डेटा है। तो क्या पानी की क्या शेप है? पानी क्या शेप है? हां, डाटा की शेप डिपेंड कर रही है आपको दिखाने के लिए स्ट्रक्चर पे, वरना डाटा की कोई शेप नहीं है। इसका मतलब आपका ये कंसेप्ट है कि पानी ऐसे स्टोर कर सकते हैं, पर गारंटी नहीं है कि पानी का तरीका स्टोर करने का सिर्फ यही है। देयर आर मल्टीपल वेज, देयर आर मल्टीपल कंसेप्ट्स, देयर आर मल्टीपल लॉजिक्स। ये एक सेकेंड लेवल है हमारा, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल लेवल, कि आप डाटा को स्टोर कैसे कर रहे हैं। तो आपने शायद कभी सुना हो कि डाटाबेस में हमारे पास अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, सुने ना हमें कभी? क्या है मॉडल? ये मॉडल क्या बताते हैं हमें? एनी आइडिया क्या बताते हैं? ये सिर्फ हमें एक कंसेप्ट बताते हैं कि ये डाटा ऐसे आपका स्टोर होगा, पर डाटा एक्चुअल कैसे स्टोर होगा ये तुम्हें नहीं पता। तुम वर्ड की एक फाइल बनाते हो, कैसे होती है वर्ड की फाइल स्टोर? कैसे होती है? डाटा कैसे स्टोर होता है वर्ड की फाइल का? लेमैन लैंग्वेज सर, डॉट एक्सटेंशन, डॉट डॉक्स, ये तो एक्सटेंशन होगी बेटा। हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर होता है? क्या बोलोगे? डी ड्राइव में सर, सी ड्राइव में, जहां स्टोर कर देंगे। वहां तो तुम्हें एक फाइल दिख रही है, क्या हार्ड डिस्क में एक फाइल कितना स्टोर हुआ है? क्या हार्ड डिस्क में भी ये फाइल का आइकन बना है? क्या हार्ड डिस्क में ये फाइल का एग्जैक्टली एक ब्लॉक बन गया? बस आपको दिखाने के लिए। यही कंसेप्चुअल लेवल होता कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए वो चीज बनी है, पर एक्चुअल स्टोर कैसे हुई है वो एक अलग कंसेप्ट है। हो सकता है कि वही फाइल, एक हिस्सा फाइल का यहां स्टोर हुआ है, दूसरा हिस्सा यहां स्टोर हुआ है, तीसरा कहीं यहां स्टोर हो गया, चौथा कहीं यहां स्टोर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा ना कि एक हेड जाता है, ऐसे ऐसे करके मूव करता है। क्यों करता है वो मूव? क्योंकि अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पड़ी है, नॉन कॉन्टिजियस की तरह, तो उसको मूव करना पड़ता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। वो हेड मूव करता है, तब तुम्हें एक फाइल नजर आती है। कभी ध्यान से देखना एक पीडीएफ फाइल को, कई बार ऐसा होता है ऊपर का हिस्सा आ गया, नीचे का आ गया, बीच का नहीं आया। क्यों? ऊपर नीचे का आ गया, बीच का क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हेड उस मूवमेंट पे पहुंचा नहीं, उसने रीड किया नहीं।
तो जो तुम्हारा डाटाबेस है वो डाटा को जब स्टोर करता है तो हो सकता है वो भी ऐसे कुछ फॉर्मेट में स्टोर करता हो, पर क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें पता लगता है कि हाँ उसने ऐसे स्टोर किया है? नहीं। तुम्हें क्या लगता है, सर टेबल आ गया ना, मेरे आगे रोज कॉलम आ गए ना, ऐसे स्टोर करता है सर डाटाबेस। एंड दैट ऑल द मॉडल्स कम अंडर लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूं, बिकॉज सारा डाटाबेस इन्हीं लेवल्स पे टिका हुआ है। ये लेवल समझ आएंगे तो जो आगे की सारी कहानी बताऊंगा डाटाबेस की वो तभी समझ आएगी। चाहे सीक्वल भी है तो भी तो समझ आएगी। किसी को याद करने की दिक्कत आती है ना कि सीक्वल की कमांड याद कैसे करते हैं, वो भी इसी तरीके से याद करते हैं कि कैसे हम करेंगे। ये क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई? तो लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल में हमारे पास मॉडल्स आते हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, कि डाटा आपने स्टोर कैसे किया होगा। और फिजिकल लेवल इज अ लेवल जहां डेटा एक्चुअली आपका स्टोर हुआ है। फिजिकल लेवल एक ऐसा लेवल है जहां डेटा आपका एक्चुअली स्टोर हुआ होगा और वो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकता है। नॉर्मली हर एक डेटाबेस एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है जिसे कहते हैं जी बी ट्री या बी प्लस ट्री। ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है डाटाबेस आपके डाटा को एक्चुअल स्टोर करने के लिए। मतलब जो डीएस पढ़ते हो वो लोअर लेवल पे चलती है और वो फिजिकल इंटरनल लेवल सिर्फ एक पर्सन जानता है कैसे स्टोर हुआ है, वो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और कोई नहीं जानता कि एक्चुअली वो स्टोर कैसे हुआ है। क्लैरिटी होगी यहां तक? ये पूरा डाटाबेस के लेवल आर्किटेक्चर है बेटा। 3 लेवल आर्किटेक्चर हम इसको बोलते हैं कि कैसे हम एक्चुअली अपना डाटा स्टोर करते हैं। डन है यहां तक? अब यहां पे ज्यादातर हम किसकी बात करेंगे, लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल की। तो डाटाबेस जब हम बात करते हैं तो डाटाबेस इज नॉट योर माई सीक्वल, डाटाबेस इज नॉट योर ओरेकल, डाटाबेस इज नॉट योर एमएस एक्सेस, डाटाबेस इज नॉट योर सीक्वल सर्वर। ये सारे डेटाबेस नहीं है, ये डेटाबेस की एक टाइप है एंड द टाइप इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। ये सारी टाइप है रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स की। पर ये डेटाबेस कह दूं अकेला तो गलत हो जाएगी कहानी। डन हो गया? क्योंकि जब 1950s में लेट 1950s में रेदर 60s के अंदर डेटाबेस कंसेप्ट आया था तो सबसे पहला मॉडल कौन सा यूज हुआ, हायरार्किकल मॉडल यूज हुआ। देखो इसका ना थोड़ा फंडा समझना पड़ेगा डाटाबेस का। प्रोग्रामिंग यहां तक जब ये प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया था तो नया नया कंसेप्ट आया था, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग। समझते हो मतलब इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग का? एक होती है इंटरैक्टिव, होती है पैसिव। एक होती है इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग, एक होती है पैसिव प्रोग्रामिंग। दोनों में फर्क बता देता हूं। ये प्रोग्रामर है और ये कहते हैं कि आप अपना डाटा, मैं आपके डाटा पे कोई भी एनालाइज करना है, कुछ भी करना है, वो निकाल के दे देंगे रिपोर्ट। तुम्हें कहा बढ़िया है, आप बना दो सॉफ्टवेयर। पर ये कहता है आपको डेटा मुझे पहले देना पड़ेगा, आप डेटा एंट्री नहीं करवा पाओगे। उधर एंटर द नंबर, एंटर द ये, आप वो नहीं कर पाओगे। डाटा मुझे पहले ही दो, मैं आपके फिक्स डेटा के ऊपर कोडिंग करूंगी और क्या निकाल दूंगी, सारी एनालिसिस निकाल दूंगी। तो मेरी इंटरेक्शन क्या रही, कर पाया मैं कोई इंटरेक्ट? मैं तो प्रोग्राम चलाया, मेरे सामने चार्ट और जो भी है वो दिख गया, मैंने कोई एंट्री की, सिर्फ बटन पे क्लिक किया और तो कुछ नहीं किया ना। इसे कहते हैं पैसिव प्रोग्रामिंग, जहां डेटा मैंने पहले ही इनको दे दिया और उस डेटा पे ही इन्होंने काम करके मुझे आंसर दे दिया। दूसरा इंटरैक्टिव क्या हुआ कि ये एक तरीका बना देते, सॉफ्टवेयर बना देते, ताकि अगर डेटा चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा पूरा चार्ट चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग। पर मैं तुमसे बात कर रहा हूं 1960s की, जब ग्राफिकल के बारे में कोई बात थी नहीं, सारी क्या थी, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और उस टाइम की जो हार्ड डिस्क भी नहीं होती थी, मैग्नेटिक टेप्स होती थी, वो हार्डली MBs में होती थी। आज का डाटाबेस तो बेसिकली TBs को भी टाप गया, पर तब का क्या था, MBs में भी डाटा होता था तुम्हारा, MB से भी कम में डाटा होता था। तब तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही तुम्हारी MB की होती थी। तो KB में डाटा होगा, KB में डाटा होगा तो ये मॉडल संभालने के लिए काफी था। ये मॉडल इजीली आपके डाटा को मैनेज कर लेगा। बट जैसे जैसे ईयर वाइज डाटा इंक्रीज होता गया, वैसे ही मॉडल की लिमिटेशन आनी शुरू हो गई।
राइट। तो हायरार्किकल क्या था? हायरार्किकल था यहां आपका आ गया जी रोल नंबर, यहां आपकी आ गई कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल के बाद जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और नीचे एंड सो ऑन, लाइक ट्री स्ट्रक्चर ही चलता रहेगा। और ट्री का डिसएडवांटेज क्या होता है? ट्री में इंफॉर्मेशन होगी तो डिसएडवांटेज क्या होगा कि जितना लेवल नीचे जाएगा उतनी कंप्लेक्सिटी इंक्रीज होती रहेगी। ऐसा हो रहा था। डेटा जब छोटा था तो डेप्थ नहीं थी, जैसे डेटा आपका बड़ा होता गया तो लेवल्स भी इंक्रीज होते गए, डाटा को फेच करने की दिक्कत आनी शुरू हो गई, टाइम लेना शुरू कर दिया उसने। इसलिए हायरार्किकल के बाद किसी ने प्रपोज किया कि आप नेटवर्क मॉडल को यूज करो। नेटवर्क मॉडल इज लाइक माय नेटवर्किंग, वहां से इसको वर्ड मिला था, राइट, क्योंकि 1968-69 के अंदर नेटवर्किंग वाला कंसेप्ट शुरू हो गया था। तो इससे पहले ये मॉडल आया था जहां पे काइंड ऑफ ये कुछ ऐसा था कि यहां पे अगर आपका रोल नंबर है तो यहां पे आप नेम स्टोर कर दो, यहां पे आप कोई और इंफॉर्मेशन स्टोर कर दो, यहां पे कोई और इंफॉर्मेशन स्टोर कर दो, इससे आप आगे भी जा सकते हो। तो ये सारों से ही कनेक्टेड है। इवन ये भी बैकअप यहां से यहां जा सकते हो। अब इसकी एडवांटेज क्या हुई? कहीं से भी कहीं चले गए, मैश बन गया एक तरह का, कहीं से भी कहीं चले गए, इजीनेस हो गई। पर प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा स्पेस लेगा। जब लिंकिंग करनी है तो ज्यादा स्पेस लेगा। पर मेरा काम अच्छे से हो रहा था, डाटा बहुत अच्छे से फेच हो रहा था, दैट वाज नेटवर्क मॉडल। क्लियर? पर जैसे जैसे ये बढ़ता गया सेम प्रॉब्लम आई कि ये जब ये बढ़ रहा है, डाटा इंक्रीज हो रहा है, तो इसके नोड्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम। तो 1970 के अंदर डॉक्टर E.F. कॉर्ड, फुल फॉर्म इसकी लिखी देता हूं मैं, एडगर फ्रैंक कॉर्ड, जो एक IBM रिसर्चर था, IBM कंपनी में रिसर्चर था, उसने एक पेपर निकाला दैट वाज कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये वो बंदा था जिसने रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, जो तुम आज भी पढ़ते हो, आज भी कंपनी यूज करती है। तो कब कंसेप्ट दिया था इसने और आज भी ये काम आ रहा है? दैट वाज रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशनल मॉडल जो है वो कहता है कि आप डेटा को टैबुलर फॉर्म में स्टोर करोगे, और टैबुलर फॉर्म में आप जो रोज एंड कॉलम बनाओगे, हर एक कॉलम की डेटा का आपस में रिलेशन होना चाहिए। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल। पर इसने कभी फिजिकली डाटाबेस नहीं बनाया था, इसने थ्योरेटिकली लेआउट बनाया, ये होना चाहिए, और वो मार्केट में थ्रो कर दिया कि आप सारे डेटाबेस बनाओ। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 12 कॉर्ड रूल्स, सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? ये है वो कॉर्ड क्यों बोलते हैं? इसे कास्ट के रखा गया। बेसिकली 12 भी नहीं है, ये 13 रूल होते हैं, पर ये 0 से 12 होता है, इसलिए इसको 12 कॉर्ड रूल कहा जाता है। तो दे आर 13 रूल्स, नॉट 12 इन काउंटिंग, बट 0 to 12 है, इसलिए उसने 12 कॉर्ड रूल्स कहा गया। अब ये 12 कॉर्ड रूल्स जो फॉलो करेगा, या 13 कॉर्ड रूल जो फॉलो करता है, या जो मैक्सिमम फॉलो करेगा, मतलब उसने एक परफेक्ट रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया है, रिलेशनल मॉडल अच्छे से बना दिया है, राइट। तो यहां पे एक कंपनी आई जो सबसे पहली कंपनी थी जिसने ये मॉडल फॉलो किया और मैक्सिमम रूल्स को फॉलो कर सकी। उसका नाम है, जो तुम आज भी सुनते हो, ओरेकल कॉर्पोरेशन। इसलिए इस कंपनी का ज्यादा नाम है। ओरेकल का नाम क्यों है? ओरेकल इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कंपनी जो रिलेशनल डाटाबेस पे काम कर रही है। तो ये 1970s से ही काम करना शुरू कर दिया था इसने। और इस कंपनी ने क्या बनाया? इस कंपनी ने बनाया जी रिलेशनल मॉडल। मतलब एक कंटेनर जो है ये पूरा का पूरा इसने बना दिया, डिपेंडिंग अपॉन सेटिस्फाइंग द मैक्सिमम रूल्स ऑफ कॉर्ड। बट कॉर्ड का एक रूल था
कॉर्ड का एक रूल था कि आप जब भी डाटाबेस को यूज करें तो आपको किसी एक लैंग्वेज को फॉलो करना है, वो एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए। यू कैन नॉट यूज मल्टीपल लैंग्वेज ऑन द डेटाबेस और आप उसको फेच नहीं करेंगे, और वो कोई भी हो सकती है, राइट? उसका कोई नाम नहीं रखा था, उसने कोई नाम नहीं बोला था, बट ये लैंग्वेज आपके ओरेकल ने नहीं बनाई थी, तो आईबीएम कंपनी ने वो लैंग्वेज बनाई जिसको नाम दिया गया सीक्वल, जिसको आज के डेट में हम एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर हो गया? तो आईबीएम की सीक्वल थी, ओरेकल का डाटाबेस था, दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया ओरेकल। पर आज की डेट में या बहुत साल पहले जब हम देखते हैं कि अब ओरेकल क्या दे रहा है, ओरेकल खुद ही अपनी सीक्वल क्रिएट कर रहा है, ओरेकल खुद ही अपना डाटाबेस क्रिएट कर रहा है, आईबीएम उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रही उसके लिए। ठीक है? सो ओरेकल का जब भी आप एक सॉफ्टवेयर देखते हैं तो आपको आज की डेट में एक फ्री वर्जन मिल जाता है, पर कमर्शियली यूज करने के लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, राइट? इवन आप जो माई सीक्वल सुनते हैं, तो माई सीक्वल किसने बनाया था? किसने बनाया हुआ है? किसका है आज की डेट में? ओरेकल का। कभी डाउनलोड करोगे तो माई सीक्वल की साइट से डाउनलोड होगा, पर जब इंस्टॉल करोगे तो ओरेकल का आइकन आता है। क्लियर हो गया? तो ओरेकल ने वो चीज बाय कर ली है, पर फ्री रखा है। पर सिंपल चीज है कि फ्री को मैं बढ़ने नहीं दूंगा आगे, ताकि हमारे कमर्शियल से ऊपर ना जाए। तो माई सीक्वल में बहुत सारी खामियां हैं जो ओरेकल दूर करता, राइट? और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कभी माई सीक्वल ज्यादा ग्रो करेगा। कंपनी ने अपना बढ़ाना है डाटाबेस तो इंक्रीज करेगा, मोनोपोली रखनी है तो करना पड़ेगा। और ओरेकल का आज डेट में मैक्सिमम मतलब कहें तो कौन कॉम्पिटिटर है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अपना देता है, पर वो भी पेड ही देता है, वो भी फ्री नहीं देता। दैट इज कॉल्ड सीक्वल सर्वर, तो वो भी क्या मेरा पेड ही है जो लोग यूज करते हैं। डन है? वो भी क्या है? रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल भी क्या है? रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये दोनों रिलेशनल मॉडल को ही फॉलो करके आप डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। डन है? इसीलिए आप क्या सीखते हैं? आप सीक्वल लैंग्वेज सीखते हैं, और आप चाहे सीक्वल लैंग्वेज किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए सीखें, वो 90% सेम रहती है, 10% का चेंज होगा, बाकी चेंजेस नहीं होंगी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ गई बात की नहीं आ गई? राइट? तो दो टर्म तुम सुनोगे डाटाबेस में हमेशा, वन इज कॉल्ड स्कीमा। सुना कि नहीं सुना? क्या होता है स्कीमा? नहीं नहीं, स्कीमा का एक सिंपल सा मतलब है स्ट्रक्चर, बस। स्कीमा वो नहीं है जो मैंने 3 बनाए थे। क्लियर हो गया? स्कीमा इज अ स्ट्रक्चर। अगर मैं टेबल स्कीमा कहता हूं तो मतलब मैं टेबल स्कीमा की, टेबल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अगर मैं डेटाबेस स्कीमा की बात कर रहा हूं तो मैं डेटाबेस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अगर मैं कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा कहता हूं, इसका मतलब मैं कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? तो स्कीमा का मतलब बेटा सिर्फ वो नहीं है, दैट इज वन ऑफ द पार्ट, दैट इज कॉल्ड वन ऑफ द पार्ट, मतलब हम उसे स्ट्रक्चर कह रहे हैं। क्लियर हो गया? वो कुछ भी हो सकता है। अब स्ट्रक्चर जो है वो आप डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। देखो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं डाटाबेस, और मैंने एक अब यूज किया एक और कंसेप्ट कॉल्ड टेबल। तो रिलेशन जो आप बना रहे हैं, जो रिलेशनल मॉडल यूज करेंगे, रिलेशन मॉडल में क्या यूज करेंगे? टेबल। तो डाटाबेस क्या हुआ? डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स। डाटाबेस में क्या होंगे? मल्टीपल टेबल्स की कलेक्शन होगी। रेदर मैं एक और वर्ड यूज करता हूं कि डाटाबेस is a collection of database objects। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। टेबल इज वन ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही फंक्शन, प्रोसीजर, पैकेजेस, एक्सेप्शन, ट्रिगर्स, व्यूज, ये सारे के सारे क्या हो गए? मेरे डेटाबेस ऑब्जेक्ट हो गए। डन हो गया यहां तक? ये सुना है व्यूज के बारे में? डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। सीक्वेंसेस सुने हैं? इंडेक्स, सीक्वेंसेस, सिनोनिम्स, ये भी सारे क्या मेरे डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। ये शायद नहीं सुने होंगे, आपके सिलेबस में नहीं होते, राइट? इसे शायद नहीं सुने होंगे।
बट डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है सारे के सारे, और सारे के सारे कहां पड़े हैं? दैट इज इन द डेटाबेस। क्लियर हो गया? अब कॉर्ड के जो 3 इंपॉर्टेंट रूल है पहले उस पर मूव ऑन करते हैं। कॉर्ड ने एक कंसेप्ट दिया था दैट वाज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस, कि जब डेटा को स्टोर करें तो डेटा की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अब डेटा इंडिपेंडेंस किस हिसाब से उसने बोला था, एक एग्जांपल लेते हैं, और ये वो 3 स्ट्रक्चर हैं, यूजर लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि Amazon, फ्लिपकार्ट की आप यूज करते हो कितनी देर होगी आपको? 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, कितने साल हो गए? जब से आया है तो नहीं तुमने यूज करना शुरू किया, तो मानो कि तुम्हें 7 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए, कुछ चेंजेस आई हैं ऐप में? डिजाइन में चेंजेस आई हैं? हाँ या ना? आई हैं? चाहे वेबसाइट देखूं चाहे ऐप देखूं, डिजाइन में चेंजेस आई हैं। मतलब उन्होंने यूजर लेवल पे चेंजेस किए इंटरफेस में। तो तुम्हें क्या लगता है डाटा भी चेंज हुआ होगा? फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल चेंज हुआ होगा? नहीं हुआ, सिर्फ डिजाइन चेंज किया। ऐसा नहीं कि कोई नई ऑप्शन दे दी हो, फिल्टर्स और बढ़ा दिए हो, ऐसा नहीं किया। तो अगर ये सारी चेंजेस हुई हैं तो क्या इन दोनों में कहीं चेंजेस नहीं हुई होंगी? हुई होंगी। कुछ नए कॉलम बने होंगे, है ना? नया कॉलम बना होगा तो उसका डाटा भी एंटर किया होगा। ये सुनो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस? डेटा इंडिपेंडेंस ये कहता है, अब आप थोड़ा सा ना फ्लिपकार्ट वाले प्रोग्रामर की तरह सोचो। मैं आया आज सेल्स टीम से, मार्केटिंग टीम से, और मैं तुम्हें कहता हूं यार कि मजा नहीं आ रहा, लोगों को इंटरफेस अच्छा नहीं है तुम्हारा, Amazon ने कितना अच्छा इंटरफेस बना लिया, तुम भी नया इंटरफेस बनाओ। वो ये ऑप्शंस दे रहा है, तुम भी ये ऑप्शंस दो। अब तुम बोलोगे यार मैं नई ऑप्शन बनाऊंगा तो मैं प्रोग्रामिंग की कोडिंग भी चेंज करूंगा, डाटाबेस भी चेंज करना पड़ेगा, पीछे तो मैं वैल्यू ले नहीं रहा वो वाली। क्लियर हो गया? पहले मुझे फ्लिपकार्ट कभी भी ऑप्शन नहीं देता था स्टार्टिंग में कि आप फ्लिपकार्ट से पे लेटर ऑप्शन पे चूज करो। बाद में उसने किया आपका पे लेटर कर दो, आज बाय कर लो, 5 तारीख को आप पे कर देना। अब ये ऑप्शन बनाऊंगा तो किसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए, उसको लिमिट देनी भी नहीं देनी, ये ऑप्शन देनी नहीं देनी, ये सारे मुझे यहां पे चेंजेस करनी पड़ेंगे, हाँ या ना? विदाउट चेंजेस मैं काम कर पाऊंगा? नहीं कर सकता। अब मुझे कॉर्ड ये कहता है कि आप अगर यूजर लेवल पे कोई चेंजेस कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि उसका इफेक्ट यहां तो होगा। कंसेप्चुअल लेवल पे चेंज करूंगा तो उसका इंटरनल लेवल पे चेंज होगा। ये सुनो, होगा कि नहीं होगा? तो ये हायरार्की अगर ऊपर से नीचे आती है तो आपको चेंजेस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। बट मान के चलो कि तुम यूज कर रहे हो जी एक डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बी ट्री, फिजिकल लेवल पे डाटा को स्टोर करने के लिए बी ट्री यूज कर रहे हो। कल मार्केट में एक नया एल्गोरिथम आ गया, टेस्टेड अप्रूव्ड, बहुत तगड़ा एल्गोरिथम आ गया जो आपके डाटा को बहुत अच्छे से स्टोर कर सकता है और बहुत जल्दी डेटा उठा के ला सकता है। तो तुम अगर फिजिकल लेवल में तुमने कोई नया डेटा स्ट्रक्चर यूज कर दिया तो क्या उसकी चेंजेस यहां होनी चाहिए? होनी चाहिए। कंसेप्चुअल लेवल चेंज होना चाहिए, टेबल बनाना चाहिए, उसका इफेक्ट यहां होगा तो क्या यहां भी होना चाहिए? समझो जो मैं बोल रहा हूं। कल की डेट में आप कोई फिजिकल लेवल पे चीज चेंज करते हो तो क्या उसका इफेक्ट टेबल पे होना चाहिए? तुमने सिर्फ डाटा से चेंज किया है, डाटा चेंज नहीं किया, डाटा वही पुराना मेंटेन कर रहे हो, पर तुम्हें लगा कि नहीं अब नए तरीके से करना है तो मैं नया तरीका फॉलो कर रहा हूं, तो क्या उसका इफेक्ट यहां होना चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि तुम तो अपना डाटा मेंटेन करने की बात कर रहे हो ना। ऐप का ना डिजाइन चेंज किया ना कुछ चेंज किया, तो यहां पे कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। और नीचे की चेंजेस कभी भी ऊपर परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो लो लेवल मतलब नीचे से ऊपर परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, नीचे की ऊपर की नीचे तो होगी चेंज। इंटरफेस चेंज करोगे तो ऑप्शन तो नहीं डालोगे, पर अगर फिजिकल लेवल चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं होना चाहिए। दिस इज डेटा इंडिपेंडेंस।
अगर मैं कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज करता हूं तो उसका इफेक्ट यूजर लेवल पे नहीं होना चाहिए। दिस इज डेटा इंडिपेंडेंस। आ रही बात समझ की नहीं आ रही? ये डेटा इंडिपेंडेंस होता है। तो कॉर्ड कहता है कि अगर आपका यहां से कोई चेंजेस इधर आपकी नहीं हो रही, दिस इज नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। कि इसको छूट है कि भाई जो मर्जी चेंज करते रहो नीचे, ये ऊपर चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगी। ऐसे ही अगर मैं कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज करता हूं तो मेरा यूजर लेवल पे चेंज नहीं होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। आ रही बात समझ की नहीं आ रही? ये वो दो इंडिपेंडेंस हैं जो उसके कॉर्ड के रूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो कॉर्ड के रूल सेपरेट नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे बताता रहूंगा कि वो क्या क्या कह रहा है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, क्लैरिटी होगी। अगर ऊपर करोगे तो नीचे तो होगा ना बेटा। अब मैं कह दूं कि ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी है, तो ग्लास इज माई स्ट्रक्चर, पानी इज माई डेटा। ग्लास टूटा तो पानी रहेगा ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर? पर अगर पानी इसको खत्म कर दूं तो ग्लास रहेगा। डेटा में कोई चेंज हुई तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द कॉर्ड रूल इज। तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? लॉजिकल एंड फिजिकल। तो ये ध्यान रखना कि नीचे की चेंज ऊपर कभी नहीं होती, वही डेटा इंडिपेंडेंस। ऊपर करोगे तो नीचे तो होगी चेंज, बिल्कुल होगी। कल आप इंटरफेस चेंज करोगे तो स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिजिकल भी चेंज हो सकता है। अभी भी कोई डाउट है इसमें? समझ आया? इसलिए मैंने कहा था कि ये तीन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात कर रहे हैं। अभी बहुत बारी ये आएंगे दोबारा दोबारा, राइट? हाँ जी। सो यहां पे आई थिंक इस तीन के कंसेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्लियर है यहां तक, राइट? अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जी सीक्वल की। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सीक्वल, तो सीक्वल क्या है जी? इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लिखिए जी, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज that stands for structured query language, that stands for structured query language. ठीक है जी। तो एसक्यूएल क्या हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। और अगर मैं इसके डाटा की बात करूं कि आप एग्जैक्टली इसको कैसे डिवाइड करते हैं, तो लिखिए जी, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 parts. It is divided into 5 parts. First, that's called DDL, stands for data definition language. Data definition language. Second, DML, data manipulation language. Next is DCL, that's called data control language. Next is called TCL, that's called transaction control language. And last is DQL, that's called data query language. तो सारी की सारी जो सीक्वल कमांड्स हैं आपकी, वो इन 5 कैटेगरी में बटी हुई है। क्लियर हो गया? इट मे बी वन ऑफ द DDL हो सकती है आपके पास कमांड, या DML कमांड हो सकती है, या DCL हो सकती है। पहले इनको समझ लेते हैं कि ये हैं क्या कैटेगरीज, फिर जैसे जैसे कमांड आती रहेगी हम समझते रहेंगे कि वो कमांड किस कैटेगरी में फॉल करेगी, राइट? पहले आ जाओ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे। लिखिए जी इसके बारे में, इन दिस कैटेगरी we have those commands, in this category we have those commands which affect the structure of the database. Which affect the structure of the database. तो ये आपके स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता।
अब कौन कौन सी सीक्वल कमांड्स हैं जो आपके स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं? फॉर एग्जाम्पल क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, या आपके पास कमांड है दैट्स कॉल्ड ड्रॉप कमांड। ये 3 ऐसी कमांड हैं जो आपके किसी टेबल के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगे। या तो क्रिएट से आप बनाओगे टेबल, या ऑल्टर से आप किसी कॉलम में चेंजेस करोगे, मे बी डाटा टाइप इंक्रीज करनी, मे बी डाटा टाइप चेंज करनी, मे बी उस कॉलम को हटा देना, मे बी कोई नई कॉलम ऐड कर देना। दैट इज नोन एज व्हाट? ऑल्टर कमांड। एंड ड्रॉप इज फॉर कि मुझे पूरा टेबल ही डिस्ट्रॉय करना है, तो क्या यूज करेंगे? ड्रॉप कमांड। एक और होती है दैट्स कॉल्ड ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट कमांड क्या करता है? ट्रंकेट आपके पूरे टेबल के डेटा को डिलीट करता। क्लियर हो गया? बट इट इज नोन एज डीडीएल कमांड। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे करता है, इसके बिहेवियर के कारण इसको डीडीएल में डाला है। क्लैरिटी हो गई? अब देखो ये स्ट्रक्चर पे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट हुआ। स्कीमा ही स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो रहेगा, डाटा तो हटेगा। डाटा आपके स्ट्रक्चर में तो नहीं आ रहा, डाटा तो रिड्यूस या इंक्रीज हो सकता है। तो बेसिकली आपके स्ट्रक्चर में क्या आएगा? कॉलम। आप कॉलम हटाओगे या पूरा डेटा आपके टेबल ही डिलीट कर दोगे, दैट इज नोन एज व्हाट? स्ट्रक्चर को चेंज करना। पर ट्रंकेट क्या कर रहा है? हां, पर तब भी ये डीडीएल कमांड है। एक साथ तब भी डीडीएल कमांड है। तो करता क्या है ये? व्हाई इट इज डीडीएल? ये आपके, अब देखो मेरे पास 10,000 रोज हैं, राइट? एक एक करके डिलीट करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये करता क्या है? ये स्ट्रक्चर की कॉपी बनाता है, पहले खाली कॉपी बनाता है स्ट्रक्चर की, डाटा की नहीं। तो अगर इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं, वो एक अलग टेबल बना देगा और उसमें 4 कॉलम्स डाल देगा, सेम डाटा टाइप, सेम सब कुछ जो ये वाले हैं। हो गया? अब ये जो ओरिजिनल टेबल है उसको ड्रॉप कर देगा, तो पूरा टेबल क्या हो गया? हट गया। टेबल ही ड्रॉप हुआ, डाटा भी चले जाएगा। अब जो उसने नया टेबल बनाया था उसको दोबारा रीनेम कर देता है टू द ओल्ड टेबल नेम। तो आपको क्या लगता है? डाटा डिलीट हुआ और तो कुछ नहीं हुआ, पर ये काम ऐसे करता है। तो इसने कहीं डाटा पे काम किया या स्ट्रक्चर भी काम किया? डाटा पे काम किया कि स्ट्रक्चर भी काम किया? स्ट्रक्चर भी काम किया। स्ट्रक्चर को डिलीट किया, स्ट्रक्चर को क्रिएट किया और रीनेम कर दिया। डन हो गया? डाटा पे तो काम किया ही नहीं इसने। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? डीडीएल कमांड। डन हो गया? दूसरी कैटेगरी, दूसरी इज नोन एज डीएमएल, दैट्स कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट डील्स विद द डेटा ऑफ द टेबल। लिख लीजिए, इट डील्स विद द डेटा ऑफ द टेबल। तो ये टेबल के डाटा से काम करता है, ना कि उसके स्ट्रक्चर से। इसे स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। मतलब डाटा से क्या कर सकते हो तुम? बताओ क्या कर सकते हो डाटा के साथ? हाँ, सीधा डिलीट डाल तो ले पहले। क्या करेंगे? इंसर्ट कर सकते हैं, या अपडेट कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं। इसलिए इसमें भी ये 3 कमांड्स ही आती हैं। ठीक है जी? तो इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं। तो ये 3 कमांड्स आपकी डीएमएल के अंदर आएंगी। इज दिस क्लियर? राइट। अगला जी, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। लिखिए जी इसके बारे में। इन दिस कैटेगरी वी हैव द कमांड्स, in this category we have the command through which we control the data authentication. We control the data authentication. इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? दैट इज कॉल्ड 2 कमांड्स कॉल्ड ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब क्या हो गया? कुछ देना। रिवोक है कुछ लेना।
तो मैंने एक यूजर को राइट दिए कि वो टेबल में इंसर्ट कर सकता है, ये राइट्स देने हैं तो आप ग्रांट यूज करेंगे, और वही राइट्स वापस लेने हैं तो क्या यूज करेंगे, रिवोक यूज कर लेंगे। दैट्स कॉल्ड ग्रांट एंड रिवोक। क्लैरिटी हो गई? मतलब ये कमांड्स कहां इफेक्ट करती हैं, कौन से टेबल के लिए, चलो ये बाद में बात करते हैं, अभी इतना क्लियर है। अब चलते हैं जी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होती है ट्रांजैक्शन? ये मत बोलना सर पैसे दे दिए पैसे ले लिए, गूगल पे की ट्रांजैक्शन, ये मत बोलना शुरू कर देना। ट्रांजैक्शन क्या होती है? सुना तो तुमने उसी फंडे पे किसे ट्रांजैक्शन हो गई है ना। ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है जब कोई एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है और दूसरी जगह पे आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलकर वापस आती है कि वो पहुंच गई है, तब आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। सेंडिंग एंड रिसीविंग, एंड इट कैन बी एनीथिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी। आपने मनी कंटेक्स्ट में सुना होगा पहले, बट इट कैन बी एनीथिंग। मैं किसी को पार्सल दे रहा हूं और मैंने किसी कोरियर के थ्रू पार्सल पहुंचा दिया, अब उसको पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली नहीं, तो मैं क्या बोलूं, होगी ट्रांजैक्शन पूरी? तो ऐसा हो जाए कि आप गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं, कट गए आपके यहां से और दूसरे को नहीं पहुंचे, तो ठीक है? नहीं, क्यों? तो बता दो ना कि मेरे तो कट गए, मान जाएगा दूसरा? नहीं मानता, क्या कहता है, मेरे पास नहीं है ना, मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो क्या होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या होना चाहिए? अगर ऐसा हो जाए कि आपके यहां से कट गए पर दूसरे को नहीं पहुंचे, तो क्या होना क्या चाहिए? किसी भी ऐप के थ्रू कर रहे हो, प्रॉब्लम आ गई, क्या होना चाहिए? रिवर्ट बैक आ जाने चाहिए या उसको पहुंच जाने चाहिए, तभी आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट मानेंगे। अगर तो उसको पहुंच गए, ध्यान से सुना वर्ड को, ये वर्ड सारे के सारे तुम्हारे एमसीक्यू वर्ड्स हैं। अगर उसको पहुंच गए, इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ट्रांजैक्शन कमिट। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कमिट। कमिट मतलब सेव। अगर वापस आ गए, इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन रोल बैक। क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन रोल बैक। डन हो गया? तो आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर दो कमांड्स आती हैं, वन इज नोन एज कमिट एंड वन इज कॉल्ड रोल बैक। रेदर एक तीसरी कमांड भी है, और वो कमांड आपके माई सीक्वल में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर ऑरेकल में एग्जिस्ट करती है। दैट इज नोन एज सेव पॉइंट। बता देता हूं, so that is known as save point। अब देखो डाटाबेस में हम ये तीन चीजें कैसे यूज करते हैं। जब आप इंसर्ट कमांड यूज करते हैं तो क्या आपके टेबल में डाटा परमानेंटली स्टोर हो गया? हो गया, सेव हो गया। मतलब आप डिलीट कर सकते हैं डिलीट कमांड से, पर सेव हो गया। क्या मैं उसे अंडू कर सकता हूं? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मैं अंडू कर सकता हूं? मतलब कुछ लिखा कंट्रोल जेड अंडू, तो वापस कुछ ऐसा हो सकता है? मैंने 4 रोज डाल दी, क्या मैं अंडू कर सकता हूं? कर सकता हूं, अगर कमिट ना करें। बस बढ़िया बोला। मतलब मैं रोल बैक ऑप्शन चला सकता हूं अगर मैं कमिट ना करूं। अगर मैंने कमिट लिखकर एंटर कर दिया, अब आप रोल बैक नहीं कर सकते, मतलब वो आपने सेव कर दिया। पर अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि सर मैंने ना 4 रोज इंसर्ट की थी, पहली रो इंसर्ट की, दूसरी की, तीसरी रो इंसर्ट की, चौथी रो इंसर्ट की, और अगर मैं रोल बैक कमांड यूज कर लूं तो ये चारों ही रोल बैक हो जाएंगी, चारों ही हट जाएंगी। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मैं एक रोल बैक यूज करूं तो सिर्फ यही हटें, ये 3 ना हटें, अभी के लिए ना हटें। अगली बार रोल बैक यूज करूं तो यहां तक हट जाएं, पर ये दोनों ना हटें। राइट, तो यहां पे मुझे चेक्स लगाने पड़ते हैं कुछ, और उन चेक्स को ही हम क्या कह देते हैं? सेव पॉइंट। कि यहां तक टेम्पररी सेव कर ले, उस सेव पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम मैंने दे दिया बी,
इसका नाम मैंने दे दिया सी, इसका नाम है दिया डी। अगर रोल बैक कर दिया तो सारे रोल बैक हो जाएंगे। तो अगर मैंने कहा रोल बैक टू डी, सॉरी रोल बैक टू सी, तो सी तक जितना भी लिखा हुआ है वो सारा क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। ऐसी रोल बैक टू बी, तो बी तक जितना क्या होगा सारा अंडू हो जाएगा। ये सेव पॉइंट का फायदा है। आप लगा सकते हो अगर आपको लगाना है, नहीं लगाना दैट्स फाइन। अब जो लोग माई सीक्वल किसने पढ़ी होगी, तो माई सीक्वल क्या करता है ना, माई सीक्वल में रोल बैक कमांड नहीं चलती, एरर नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि जो भी तुम कमांड फायर करते हो, जो भी कमांड एग्जीक्यूट करते हो, माई सीक्वल ने एक ऑप्शन ऑन कर रखी है, ऑटो कमिट इज इक्वल्स टू ऑन। अब कोई भी कमांड कर लो, वो बाय डिफॉल्ट कमिट कर देता है उसको, इसलिए रोल बैक करूंगा तो मुझे कोई इफेक्ट नजर ही नहीं आएगा। तो पहले मुझे इसे ऑटो कमिट को ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके मैं रोल बैक यहां भी यूज कर सकता हूं। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये ऑप्शंस हैं मेरे पास, चाहे ऑरेकल की बात करें चाहे दूसरी बात करें, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही बात यहां तक? सीक्वल कैटेगरी समझ आई, कौन सी कैटेगरी कहां पे इफेक्ट कर रही है, राइट? अब लास्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड डीक्यूएल। लिखो जी, इन दिस we can retrieve the data from the table. In this we can retrieve the data from the table, और यहां पे हम कमांड यूज करते हैं, that is called select command। कौन सी कमांड यूज करते हैं? select command। ठीक हो गया? हाँ है ना? तो अगर ये select command exactly यूज करेंगे तो select command डाटा को फेच करने के लिए काम आता। अब कोई ऐसी चीज जो डाटा पे इफेक्ट या कहीं पे इफेक्ट ना कर रही हो, इसको देख लो ध्यान से। ये कमांड लिखनी है, इसको भी लिख लो, क्योंकि अब मैं सीधा बैक जाऊंगा स्लाइड्स पे जहां मैंने आपको लेवल समझाए थे, वहां इसकी बात करेंगे हम। ठीक है? क्लियर है यहां तक? राइट? चलो फिर अब ये लेवल आ गया जी। यूजर लेवल पे कौन सी कैटेगरी आएगी आप बताओ? यूजर लेवल पे कौन सी कैटेगरी कमांड चलनी चाहिए? डीडीएल कमांड चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? डीएमएल। डाटा को इंसर्ट हम इस लेवल पे करते हैं, डाटा यहां स्टोर होता है, इसमें यूज होगी वो जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती हैं। कौन सी होती है? ग्रांट एंड रिवोक। और ग्रांट एंड रिवोक कौन सी कैटेगरी की है? कौन सी है? डीसीएल। तो डीसीएल कमांड यहां पे इफेक्ट डालती है। यूजर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना बेटा उस चीज का। मैं आपसे जब कमांड पूछ रहा हूं तो मैं कमांड ये नहीं पूछ रहा कि आप अपने इंटरफेस में कौन सी कमांड चलाएंगे। थोड़ा सोच इस बात को कि फ्लिपकार्ट पे कभी सर्च किया तूने तो लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस। क्या किया आपने? लिखना है और सर्च, यही किया ना? तो क्या आपका जो सिलेक्ट हुआ है वहीं से हुआ है कि नहीं हुआ? इंसर्ट हुआ है वहीं से हुआ है कि नहीं हुआ? कोई कार्ड की ऑप्शन डिलीट करनी है आपने तो वहीं से हुआ है कि नहीं हुआ? तो आप ये बोलोगे सारी कमांड जी वहीं पे चलती हैं एप्लीकेशन इंटरफेस में। हम ऐसा नहीं बोल सकते। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं डीक्यूएल कमांड देता हूं, ग्रांट रिवोक, तो मेरे सारे यूजर्स यहां हैं। यूजर का मतलब आप नहीं हो जो फ्लिपकार्ट चला रहे हो, यूजर का मतलब वो जो मेरे इस डेटाबेस को यूज करेगा। इट कैन बी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इट कैन बी अ यूजर, इट कैन बी अ डेटाबेस डेवलपर, कोई भी हो सकता जिसको मैं राइट्स दे रहा हूं ये काम करने के लिए। क्लियर हो गया? अब आपको क्या ऑथेंटिकेट किया हुआ है? जब मैं Amazon फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर होता हूं, साइन अप करता हूं, या आप भी होते हो, हम कौन है बंदे? हम यूजर हैं उनके लिए। हमें राइट दिया हुआ है कि आप एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, दिया हुआ है कि मैं नया प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूं? नहीं दिया हुआ। पर अगर मैं Amazon का सेलर बन जाऊं, उसके थ्रू अपना सामान बेचूं, तो क्या मुझे ऑप्शन दी गई है कि मैं अपना एक नया सामान ऐड कर सकता हूं, प्राइस दे सकता हूं,
डिस्काउंट ऑफर दे सकता हूं, दी ऑप्शन की नहीं दी? मतलब मैं एक आम यूजर से अब सेलर बन गया ना, तो मुझे इंसर्ट की ऑप्शन भी दी गई है। तो क्या मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक वेंडर हूं जो मान लो पेनड्राइव बेच रहा हूं, मैंने देखा यार कम से कम पेनड्राइव कौन बेच रहा है, ये बंदा बेच रहा है, तो मैंने क्या सोचा कि मैंने इसका डाटा डिलीट कर देता हूं। है ऑप्शन मेरे पास, क्यों नहीं दी? देंगे ऑप्शन कभी? मतलब आप समझो ना कि मेरा यूजर, मैं बना हूं सेलर, तो अपने टेबल पे ही काम कर सकता हूं। डाटा दिखेगा तो मुझे अपने टेबल का ही दिखेगा, मैं किसी और के टेबल का डाटा देख सकता हूं और उसे कोई एडिशन नहीं कर सकता, एडिटिंग नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड द यूजर या एक्सटर्नल लेवल। और यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डीसीएल। डन हो गया? ग्रांट एंड रिवोक यही इफेक्ट करती है। अब ऐसी कोई कमांड जो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करती हो, है कोई कमांड ऐसी जो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करती हो? क्रिएट क्या करता है, बनाता है स्ट्रक्चर, और सीधा कैटेगरी बोल दे उठाकर कौन सी? डीडीएल कमांड। डीडीएल की जितनी कमांड्स होंगी वो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट कर रही है, ध्यान से देख लो। या स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, या स्ट्रक्चर ऑल्टर करोगे, या स्ट्रक्चर हटा ही दोगे, या स्ट्रक्चर का ट्रंकेट वाला काम करोगे। डाटा डिलीट होगा पर काम कैसे होगा? ट्रंकेट के थ्रू। ये सुनो, राइट? डीएमएल पे क्या होगा, मतलब सॉरी फिजिकल लेवल पे क्या होगा? डीएमएल और सीक्वल, दैट इज डीक्यूएल। ये सारी चीजें कहां पे इफेक्ट करेंगी? इधर। डीएमएल एंड डीक्यूएल कहां इफेक्ट करेगा? फिजिकल लेवल पे। डाटा डलेगा तो अल्टीमेटली कहां डलेगा? इधर। डाटा निकलेगा तो कहां से निकलेगा? यहां से। डन हो गया? ऑब्वियसली देखो, मैं एक यूजर लॉग इन करता हूं फ्लिपकार्ट पे, और मैं वहां पे मानो कि एक क्वेरी लिखता हूं, और वो क्वेरी है दैट इज इंसर्ट कर दे एक प्रोडक्ट अपने टेबल में। तो क्या यहां से आएगी मेरी कमांड? पहले क्या चेक कर लेगा कि आप यूजर ऑथेंटिकेट भी हो कि नहीं हो, इंसर्ट करने के नहीं हो, यहीं से वापस मुझे इंफॉर्मेशन देगा यू आर नॉट ऑथराइज्ड। आगे तो जाएगा ही नहीं, है ना? आगे नहीं जाएगा। चलो मैंने एक कमांड लिख दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या देखेगा? यहां आएगा यूजर वाले में, वो ये देखेगा कि भाई ये यूजर को सिलेक्ट कमांड की ऑथराइजेशन है, हाँ जी बिल्कुल है। स्टूडेंट टेबल पे है या नहीं है? वो कहता है स्टूडेंट टेबल ही नहीं है मेरे डाटाबेस में, फिर आ जाएगा डाटाबेस टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। तो सारे काम ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही आएंगे। आप विदाउट ऑथेंटिकेशन क्या लॉजिकल लेवल पे काम कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप विदाउट ऑथेंटिकेशन डाटा पे काम कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको ये ऑथेंटिकेशन चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग में हर बारी ये लेवल्स पढ़ाए जाते हैं, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। आगे बात यहां तक, डायरेक्टली कभी कमांड यहां फायर नहीं करती, सारी कमांड ऊपर से नीचे ही फायर करती हैं, तभी काम कर सकते हो। क्लैरिटी हो रही है भैया? ये सुनो, अब कौन सी रहेगी कैटेगरी? क्या होती है टीसीएल? कमिट और रोल बैक। कहां इफेक्ट करेगी कमिट और रोल बैक? फिजिकल लेवल में काम करेगी, पर क्या स्ट्रक्चर को रिलेशन है उससे? यूजर ऑथेंटिकेशन कुछ आएगा बीच में? आएगा? वो तो हर एक केस में आता ही आता है। पर फाइनली आप कमिट या रोल बैक किसे कर रहे हो? आप इन दोनों पे काम करते हो, है ना? कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल पे। तो आपके पास जो हमने लास्ट कैटेगरी की है टीसीएल, बेसिकली टीसीएल कंसेप्चुअल पे भी काम करता है और फिजिकल पे भी काम करता है। कैसे करते हैं? एग्जांपल बात करें, करें एग्जांपल बात। अब तुम्हें कहा जाता है कि कभी पैसे कट गए तो 24 घंटे में वापस आ जाएंगे। ये क्या प्रोसेस है 24 घंटे वाला? 24 घंटे 48 घंटे क्यों लगते हैं वापस आने में? क्या लगता है तुम्हें, क्यों लगते हैं? ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा,
कटे हैं तो चल आने आने में 1 घंटा ले ले मैक्सिमम, 24 घंटे वाला क्या लॉजिक है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज आती है ना 24 से 48 घंटे में आएंगे, क्यों आते हैं? क्यों ये मैसेज आता है? क्यों ऐसा होता है? एनीवन? नहीं? सो पेमेंट सिस्टम जो होता है वो ऐसे काम करता है कि एक टेबल है जो रिसीविंग के लिए बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है दैट इज जो बाहर जाएगा, मतलब गिविंग के लिए बना हुआ है बैंक का। तो तुमने एक ट्रांजैक्शन की है, किसके? कोई एबीसी मर्चेंट है, उसको तुम पैसा देना चाहते हो और तुम्हारा पैसा, तुम ये पैसा यहां से यहां देना चाहते हो, तो उसके यहां पे एक एंट्री हो जाएगी, इस डेट को दिया, इस बंदे को दिया, तो उसका एक नेम आ गया, कितनी अमाउंट दी है एंड सो ऑन। और तुम्हारे यहां से भी कटेगा कि डेट ये यहां पे हुआ, डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ। समझते हो डेबिट क्रेडिट? डेबिट क्या होता है? जब पैसा जाता है, क्रेडिट जब पैसा आ रहा है। तो पैसा जा रहा है ना, मतलब कब डेबिट हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे होती है, और इसको क्रेडिट हुआ, ये इंफॉर्मेशन यहां पे होती है। हर बारी जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो जो अमाउंट, जो ट्रांजैक्शन नंबर यहां पे है डेबिट में, वो किसी के यहां क्रेडिट में होना चाहिए। पर हो क्या रहा है? डेबिट तो हो गया मेरे यहां से, पर दूसरे क्रेडिट नहीं हुआ। अब ये मिसमैच ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो ये मिसमैच ऑफ ट्रांजैक्शन आपका हर बारी सर्वर पे कई बार प्रोग्राम्स बनाए होते हैं, कई बार पर्सन्स बिठाए होते हैं कि आप चेक करो रात को बैठ के कि ये कहां डिफरेंस आ रहा है, और चाहे इसको मैन्युअली सेटल करो ट्रांजैक्शन को, चाहे इसको ऑटोमेटिक कमांड लगाओ और सारी ट्रांजैक्शन सेटल करो। जितने सर्वर्स को बैकअप लिया जाता है वो रात को लिया जाता है रीजन वाइज। तुम्हारी रात किसी के लिए सुबह हो सकती है, पर रीजन वाइज लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है? क्योंकि बैकअप लेते हुए फेल हो सकता है सर्वर। आता है ना, सर्वर बिजी है, तो क्यों बिजी है भाई? मेरे लिए बिजी होना चाहिए ना सर्वर को, मेरी ट्रांजैक्शन हैंडल करें। नहीं करेगा, वो कहीं बैकअप में बिजी है या कहीं और ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसलिए तुम्हारी ट्रांजैक्शन को हैंडल नहीं कर सकता। आ रही बात समझ? इसलिए 24 से 48 घंटे का बैंक टाइम लेती है, कितने टाइम में आपकी ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगी। या तो पैसे वापस आ जाएंगे या पैसे वहां पे चले जाएंगे। तो वो मैच करते हैं सारा इस चीज को, और ये सारा बैकएंड है। मैं नहीं कह रहा कि मैनुअल है, ऑटोमेटिक भी रखते हैं, पर उस ऑटोमेटिक को कोई तो चलाएगा ना, वो चलाने के लिए बंदा चाहिए अभी तक तो। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस होती हैं तुम्हारी, इसलिए दे टेक टाइम फॉर दिस। अब ये ट्रांजैक्शन कहां हुई? टेबल को भी देखा और डाटा पे भी काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि कंसेप्चुअल पे भी काम करेगा और फिजिकल पे भी काम होगा, दोनों पे काम किया जाएगा, तब जाके मुझे ये एंट्री यहां पे दिखेगी। अब 5 कैटेगरीज हमने पढ़ी और 3 लेवल्स पढ़े। कौन सी कैटेगरी कौन से लेवल पे इफेक्ट करती है, क्लैरिटी होगी। पूरा का पूरा डेटाबेस इसी स्ट्रक्चर और इसी कमांड पे बेस्ड है। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन सी कमांड पढ़ते हैं, आपके एमसीक्यूज में कौन सी कमांड्स पूछी जाती हैं, उसके सिंटेक्सेस क्या हैं, और जो सिंटेक्सेस या जो चीज पूछी जाती हैं नॉर्मली आपके एमसीक्यू बने होते हैं ओरेकल पे। बहुत कम ऐसा होगा कि माइस्क्ल पे कोई एमसीक्यू बना रहा होगा। क्या बनेंगे सारे के सारे आपके ओरेकल पे बनेंगे। तो जितना हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो ओरेकल के हिसाब से ही सारे सिंटेक्सेस पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो कि नहीं हो गया? राइट। अब फर्स्ट कैटेगरी पे आ जाओ जी। फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज योर डीडीएल कमांड की कैटेगरी है। अब डीडीएल कमांड की कैटेगरी में एक खास बात क्या है कि सारी की सारी कमांड्स किस पे इफेक्ट करती हैं? स्ट्रक्चर पे। इसलिए चाहे मैं क्रिएट कमांड का सिंटेक्स फॉलो करूं या ऑल्टर कमांड लिखूं या ड्रॉप कमांड लिखूं, उन सारों का सिंटेक्स में कॉमन चीज क्या है कि क्रिएट के बाद आप लिखते हैं टेबल कीवर्ड, अगर आप टेबल बना रहे हैं तो। क्लियर हो गया? अब हमने एक कमांड की है डीएमएल के अंदर इंसर्ट। इंसर्ट के साथ कभी टेबल कीवर्ड नहीं आता, अपडेट के साथ कभी टेबल कीवर्ड नहीं आता, डिलीट के साथ कभी टेबल कीवर्ड नहीं आता, क्योंकि वो डीएमएल पे इफेक्ट कर रही है ना कि स्ट्रक्चर पे।
क्लियर हो गया? इसलिए इन सारों से क्या कमांड आएगा? दैट इज कॉल्ड टेबल। उसके बाद सिंटेक्स जो भी होगा वो होगा, बट क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, ऐसी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, एंड लास्ट इज ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम। तो जितनी भी तुम्हारी ये डीडीएल कमांड्स हैं उसके आगे तुम्हें बताना पड़ता है कौन से डेटाबेस ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो, टेबल के साथ, व्यू के साथ, फंक्शन के साथ, ट्रिगर के साथ, पैकेज के साथ, वो कीवर्ड यहां पे आ जाता है। और फिर उसके बाद उसके टेबल का नाम या व्यू का नाम या ट्रिगर का नाम या फंक्शन का नाम वो आप यहां पे मेंशन करते हैं। क्लैरिटी होगी कि नहीं होगी? सो क्रिएट टेबल, देन यू आर यूजिंग टेबल नेम। ठीक हो गया? ऐसे ही बाकी सिंटेक्स भी आप फॉलो करोगे। समझ आ गया कि क्लैरिटी है ना? इसलिए मैंने कहा था कि अगर तुम्हें वो चीज क्लियर हो गई तो सारों के सिंटेक्स याद करने आसान हो जाते हैं कि कहां टेबल कीवर्ड आता है, कहां टेबल कीवर्ड नहीं आता। तो समझ लो कौन सी कैटेगरी कमांड कर रहे हो आप। अगर आप कर रहे हो एग्जैक्टली डीडीएल तो टेबल कीवर्ड आएगा ही आएगा अगर आप टेबल पे काम कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता टेबल कीवर्ड ना आए। ठीक हो गया? अब टेबल क्रिएट करोगे तो टेबल क्रिएट करते हुए उसका सिंटेक्स क्या है, अब उस पर आते हैं जी। सो वी आर हैविंग क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो भी है, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन आप कॉलम का नाम देंगे, उसके बाद उसकी डाटा टाइप देंगे, उसके बाद फिर कॉलम का नाम देंगे अगर रिक्वायर्ड है तो, फिर आप डाटा टाइप देंगे एंड सो ऑन, और एंड में आपने दिया सेमीकोलन। तो पहले आप क्या मेंशन करेंगे? कॉलम का नाम, फिर क्या मेंशन करेंगे? उसकी डाटा टाइप। क्लियर है यहां तक? तो मान के चलो कि मुझे एक टेबल बनाना है स्टूडेंट, उसके 2 कॉलम बनाने हैं, वन इज रोल नंबर एंड वन इज नेम। तो डाटा टाइप हम नोट करेंगे कि अगर मैं न्यूमेरिक से काम करना चाहता हूं ऑरेकल के अंदर, देन देयर इज अ डाटा टाइप कॉल्ड नंबर। यहां इंटीजर नाम नहीं होता, यहां होता है नंबर। और नंबर के आगे आप ये बताएंगे कि कितने डिजिट्स के नंबर आप स्टोर करना चाहते हैं। मानिए किसी का रोल नंबर मैक्सिमम 4 डिजिट का ही होगा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, तो आप यहां लिख देंगे नंबर 4। ये मेरी क्या होगी? डाटा टाइप। तो मैंने क्या लिखा? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, देन वी हैव रोल नंबर, देन वी हैव नंबर दैट इज द डाटा टाइप, ब्रैकेट्स में 4 लिख दिया। तो ये मैंने एक रोल नंबर बता दिया कि मेरा रोल नंबर मैक्सिमम 4 डिजिट्स का होगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता। क्लैरिटी होगी? नाउ सीक्वल इज नॉट केस सेंसिटिव। जब आप क्रिएट कमांड लिख रहे हैं, छोटे में लिखो बड़े में लिखो, टेबल लिख रहे हो छोटे में लिखो बड़े में लिखो, टेबल का नाम लिखना है छोटे में लिखो बड़े में लिखो, बात एक ही है। इवन डाटा टाइप जो लिख रहे हो वो छोटे में लिखो बड़े में लिखो, एक ही बात है। क्लियर हो गया? और एकल के अंदर जो सीक्वल आप करते हो उसमें डाटा केस सेंसिटिव होता है, पर जो कमांड्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है। डाटा केस सेंसिटिव की बात बाद में करेंगे, पर याद रख लो डाटा केस सेंसिटिव है पर कमांड केस सेंसिटिव नहीं है। अब इसके बाद मुझे चाहिए आपका नाम, तो मैंने किया जी नेम। एनीबॉडी इसको पता हो क्या लिखते हैं? फैर कैर या कैर? ये दोनों आपकी डाटा टाइप्स होती हैं, पर इन दोनों में बहुत फर्क है। और हम प्रोफेशनली var कैर यूज करते हैं, कैर नहीं यूज करते। उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है? कैर क्या करता है? क्या तुम्हें पता है नाम का साइज क्या होगा? पता है? सारों का नाम इक्वल नंबर्स का होता है ना? नहीं होता? होता है ना? एक का नाम 4 का होगा, दूसरे का भी 4 का ही होगा, तीसरे का भी 4 का ही होगा। ऐसा नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? नाम वेरी करता। नाम वेरी करता है। रोल नंबर का पैटर्न मैं फिक्स कर सकता हूं, पर मैं नाम का पैटर्न फिक्स नहीं कर सकता। अगर मैंने कैर यूज किया होगा तो मुझे कैर के आगे बताना पड़ेगा जी कितने कैरेक्टर्स आप स्टोर करना चाहते हो। तो मान लो मैं किसी का फर्स्ट नेम स्टोर कर रहा हूं, कितना बड़ा हो जाएगा फर्स्ट नेम? 8-9, चल 10 ले लेते हैं। अब होगा क्या? नाम वैभव, कितने कैरेक्टर्स हैं?
तो जब नेम कॉलम के अंदर ये वैभव स्टोर होगा तो ये मेमोरी भी तो लेगा पीछे, तो ये मेमोरी कितनी ले रहा है, 7 की नहीं लेगा, 10 की लेगा। ये 3 वेस्ट हो रहे हैं मेरे, किसी का नाम अमन हो गया, 4 हो गया, 6 वेस्ट हो रहे हैं मेरे। तो मेमोरी में ये हर नाम के लिए 10-10 कैरेक्टर की जगह रिजर्व कर देगा। प्रॉब्लम है, क्यों? मेमोरी वेस्ट हो रही है। सर ऐसा होता कि वैभव जितनी जगह लेना चाहता ले लें और बाकी 3 फ्री कर दें, इससे क्या फायदा होगा कि किसी और के काम आ जाएंगी। ऐसी किसी का नाम 4 का होगा तो बाकी 6 किसी और के काम आ जाएंगी, एंड सो ऑन। तो वो कैर नहीं करता, वो क्या बनाया था, वैर कैर बनाया था उसके लिए। तो वैर कैर इज लाइक वेरिएबल कैरेक्टर जो आप स्टोर करना चाहते हैं, तो ये उतनी जगह रिजर्व करेगा जितनी आप उसको देंगे। पर एक रूल याद रखना, देना तो मुझे यहां भी पड़ता है कि मैक्सिमम कितना आप स्टोर करना चाहते हो। मानो मैंने 10 कर दिया ना, तो 10 से ऊपर नाम आप बड़ा स्टोर नहीं कर सकते। अब क्या होगा, 10 होगा पर 3 क्या हो जाएंगे, रिलीज कर देगा। डन हो गया। 4 होगा तो 6 रिलीज कर देगा। कैर के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम वैरकेर यूज करते हैं ना कि कैर। दोनों ही डाटा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं पर हम वैरकेर का इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन है यहां तक, राइट। अब इसके बाद जैसे ही आपका टेबल क्रिएट हो गया, इसका मतलब आप डाटाबेस में मेरा एक टेबल आ चुका है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। अब मुझे याद आया कि मुझे ना एक और कॉलम ऐड करना था, डेट ऑफ बर्थ का, भूल गया। तुम क्या कमांड यूज करें, ऑल्टर कमांड। क्या कमांड यूज होगी, ऑल्टर। देखो ऑल्टर से आप कोई कॉलम ऐड भी कर सकते हो, कोई कॉलम रिमूव भी कर सकते हो, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम की डाटा टाइप चेंज भी कर सकते हो। मतलब बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। एग्जैक्टली ये पावर है आपके पास, ठीक है। पर कुछ कंडीशंस हैं इसमें भी, वो बात करेंगे। पहले तो मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, तो क्या यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। कॉमन सिंटेक्स है। अब क्या करना है, मुझे एक कॉलम ऐड करना है। अगर एक कॉलम ऐड करना है तो ऑरेकल में क्या लिखूंगा मैं, ऐड कॉलम, और फिर मैं लिखूंगा यहां पे दैट इज कॉलम का नाम। क्लियर हो गया? ये कॉलम कीवर्ड ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, ऐड, और मैं लिख दिया जी कॉलम, और कॉलम मेरा कौन सा है, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करने के लिए मेरे पास एक डाटा टाइप है कॉल्ड डेट। ठीक है जी, क्या डाटा टाइप है, दैट्स कॉल्ड डेट। और डेट का एक सिंटेक्स है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट नोट कर लो, दैट इज dd mm yy, ये फॉर्मेट है। क्लियर हो गया? dd मतलब मान के चलो आज की डेट, क्या डेट है आज, 5 अप्रैल ना, 05, हर मंथ के पहले 3 कैरेक्टर APR और 25। क्लियर हो गया? तो ये 3M का मतलब है हर मंथ के पहले 3 कैरेक्टर उठाता है ये, तो वो आप यहां पे स्टोर कर सकते हो। तो मेरा ये कॉलम उस टेबल में ऐड हो गया। अब मुझे याद आया, अब मैंने डाटा इंसर्ट नहीं किया, ध्यान रखना। अब मुझे याद आया कि यार रोल नंबर जो है ना मेरा, वो 4 कम रह जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे 5 करना है। तो क्या करेंगे, कौन सी कमांड यूज करेंगे, अगेन ऑल्टर कमांड का ही यूज करेंगे। पर कैसे लिखेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट and I will use a keyword called modify। क्या यूज करेंगे, modify। और modify के बाद आप अपने कॉलम का नाम लिखिए जिसको आपको मॉडिफाई करना है। किसे मॉडिफाई करना है, हमने रोल नंबर की बात की ना अभी हमने, तो रोल नंबर। और क्या बनाना है इसको, क्या बनाना है, बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहां दे दिया जी नंबर 5। क्लियर हो गया, मॉडिफाई हो गया, डन। एक और चीज याद रखो, यहां पे मुझे ना कम करना है, 4 ज्यादा हो गया था, 3 करना है, कर सकते हैं। क्या रिड्यूस कर सकता हूं मैं, इंक्रीज तो ठीक है, क्या रिड्यूस कर सकता हूं, तो मैं रिड्यूस उसी केस में कर सकता हूं अगर
मेरा इसमें कोई ऐसा डेटा ना हो जो 4 डिजिट का हो। अभी तो कोई डाटा ही नहीं है, तो तुम तो कुछ भी मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 कर दो। बट मान लो इसमें कोई रोल नंबर है जो ऑलरेडी 4 डिजिट का है और आप इस रोल नंबर को 4 से 3 करना चाहते हैं, ये करने नहीं देगा क्योंकि रूल वैलिड हो रहा है। अब किसी का रोल नंबर 1 2 3 4 है, 1 2 3 थोड़ा बना देगा उसको, तो वो एरर दे देगा कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता। पर अगर मैं मुझे याद आया कि यार रोल नंबर जो है ना मेरे वो न्यूमेरिक में नहीं है, अल्फाबेट्स में है, एक आधा अल्फाबेट लग जाता है, तो मैं इसे नंबर 5 से वैरचर में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर कोई मेरा न्यूमेरिक होगा भी तो किस में हो जाएगा? वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई लॉस होगा? नंबर का लॉस होगा? नहीं होगा। अगर साइज कम हुआ तो लॉस होगा, मतलब वैरचर 2 नहीं रख सकता मैं क्योंकि ऑलरेडी 4 का है, तो वैरचर 4 रखो, 4 से बड़ा रखो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मॉडिफिकेशन का कंडीशन ये है कि इससे डाटा खराब नहीं होना चाहिए, बस सीधा सा रूल है। बाकी जो मर्जी मॉडिफाई करो, इसे कोई मतलब नहीं है। डन यहां तक? अब मुझे याद आया कि नहीं जी, मेरा जो कॉलम था कोई, मुझे डेट ऑफ बर्थ को ड्रॉप करना है, मुझे यहां जरूरत नहीं है डेट ऑफ बर्थ की, तो क्या यूज करेंगे कमांड? अगेन ऑल्टर। तो ऑल्टर में क्या यूज करेंगे? विल यूज ऑल्टर, देन टेबल कीवर्ड, देन टेबल का नाम, देन आई विल यूज ड्रॉप। अब क्योंकि ड्रॉप एक कमांड भी है तो यहां ड्रॉप के साथ मुझे कॉलम कीवर्ड लिखना पड़ता। ड्रॉप कॉलम कीवर्ड, और कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है? डेट ऑफ बर्थ सेमीकोलन। तो आप डेट ऑफ बर्थ कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल कॉलम है तो कॉमा दे दे के आप लिख सकते हैं, तो आपके मल्टीपल कॉलम ड्रॉप हो जाएंगे। डाउट है किसी को? समझ आ गई बात ये? तो ऑल्टर कमांड से क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? कोई भी हम चीज को ड्रॉप कर सकते हैं। डन है यहां तक? पक्का? ठीक है। तो आई थिंक ऑल्टर भी क्लियर हो गया, क्रिएट भी क्लियर हो गया, राइट? नेक्स्ट इज कॉल्ड ड्रॉप कमांड। क्या करता है जी ड्रॉप कमांड? पूरे टेबल को ही ड्रॉप कर देगा, पूरे टेबल को ही आपके डिलीट कर देगा। डन? तो अगर पूरे टेबल को ड्रॉप करेगा, देन आई विल यूज ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नाम, दैट्स अ सिंटेक्स। तो पूरा ड्रॉप मतलब स्टूडेंट ड्रॉप ही चाहिए मुझे, क्या लिखेंगे? ड्रॉप, देन वी हैव टेबल एंड देन वी हैव स्टूडेंट। दैट्स अ कमांड फॉर ड्रॉप। ना क्लियर हो गया? तो आपका टेबल जो क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। कोई डाउट की क्वेश्चन? इसमें कोई कंडीशन नहीं है, पूरा टेबल ही जाएगा। अगर टेबल के मुझे सिर्फ 3 कॉलम डिलीट करने हैं तो कौन सी कमांड यूज होगी? ऑल्टर। तो ड्रॉप नहीं यूज होगा, ड्रॉप पूरा टेबल ड्रॉप करेगा। देयर इज नो कंडीशन इन दिस, राइट? देन वी हैव ट्रंकेट। तो अभी तो कुछ डेटा है नहीं मेरे पास, बट अगर सिंटेक्स फॉलो ही करना हो तो ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, ये लिखेंगे तो आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, मतलब डाटा डिलीट हो जाएगा, पर आपको टेबल दिखेगा कि वो बना हुआ है। तो अल्टीमेटली आउटपुट तो क्या दिखेगी? कि डाटा पूरा डिलीट हो गया। पर कैसे करेगा डिलीट? बताया ना हमने, पहले क्रिएट करेगा एक नया स्ट्रक्चर, ब्लैंक स्ट्रक्चर, ओरिजिनल को पूरा हटाएगा, ड्रॉप करेगा, फिर उसको रीनेम कर देगा। डन हो गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो जी यहां तक। किसी को सीक्वल तक यहां तक डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बिकॉज कल का हमारा टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स इन टेबल। और कंस्ट्रेंट वाला जो चैप्टर है उसका पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। और आपके एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे, नॉर्मलाइजेशन पे और इन क्वेरीज पे। तो जो नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक है वो कंस्ट्रेंट्स के बाद पढ़ेंगे। पहले आप समझ जाओ कि हम कर क्या रहे हैं। पर आई थिंक यहां तक क्लैरिटी होगी ना? कैटेगरी और सारी कमांड्स क्लियर होगी? ठीक है जी, थैंक यू।